हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारे 75 डे हार्ट चैलेंज का 14th डे है एंड आज के लेक्चर से हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने यूनिट एंड डायमेंशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उनको डिस्कस किया है। कैपेसिटर वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। आज के लेक्चर से हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ये वाला चैप्टर अपने आप में, अगर हम लोग जेईई की बात करें चाहे हम लोग नीट की बात करें, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो पीवाईक्यू में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नीट के पर्सपेक्टिव से ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जेईई के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट नीट के अंदर हर साल 3-4 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखता रहना। ओके, अब देखो इस चैप्टर के अंदर है ना काफी कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहली कॉन्सेप्ट है कि जहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठा रहा हूं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग पीवाईक्यू की बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीट के अंदर भी ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन 21 में पूछा है, ये वाला 24 में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज, ये हमें करंट का फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आई करंट इज इक्वल टू अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ओके, अल्फा नॉट की वैल्यू 20 दी है, बीटा की वैल्यू 8 दी है, तो दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारा फंक्शन बन जाएगा 20t प्लस 8t स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोलते हैं, फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू ए सेक्शन ऑफ वायर, कि इस वायर से कितना चार्ज क्रॉस किया एंड अच्छा यहाँ पे टाइम लिखना भूल गया मैं, इन इन 15 सेकेंड। ओके, ये है एक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पे स्टार्टिंग के 15 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस किया वो हमें निकालना है। तो देखो सब लोगों को पता है कि I इज इक्वल टू होता है dq बाई dt एंड इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू I dt, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब हमें चाहिए क्या, चाहिए हमें चार्ज चाहिए, कितना चार्ज फ्लो किया t इज इक्वल टू 0 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन है ना इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके 15 तक एंड इसका 0 से q चार्ज, मान लो q चार्ज फ्लो किया तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 15, i कितना है हमारे पास में 20t प्लस 8t स्क्वायर इंटू dt। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 20 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू टी क्यूब बाई 3। ओके, टी क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन आ जाएगा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट हमारे पास में 15 है। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो आ जाएगा 10 टी स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 बाई 3 इंटू टी क्यूब एंड अब हम लोग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो लोअर लिमिट तो 0 है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 इंटू 15 स्क्वायर प्लस 8 बाई 3 इंटू 15 क्यूब। अब आप लोग इसको सोल्व कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पे कूलाम के अंदर। ओके, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बी पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि 24 में पूछा गया है। तो बी पार्ट में हमें क्या बोला है कि हमें अगेन यहाँ पे फंक्शन दिया गया है 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब एंड बोला कि आई यहाँ पे एम्पियर में है, टी यहाँ पे सेकंड में है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू ए सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग 1 सेकंड टू 2 सेकंड, मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया, हमें ये बताना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू dq बाई dt एंड ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब। तो हमारा आ जाएगा dq इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब इंटू dt एंड इस फंक्शन का हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, 1 से 2 सेकंड एंड यहाँ पे 0 से q। ओके, मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच में जो चार्ज फ्लो किया वो q चार्ज फ्लो किया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू 3t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड लिमिट लगा देंगे हम लोग 1 से 2। तो हमारे पास में यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में t क्यूब प्लस t की पावर 4 एंड लिमिट 1 टू 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्यूब 2 क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 4 माइनस 1 क्यूब प्लस 1 की पावर 4 एंड यहाँ पे q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 प्लस 16
एंड माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 24 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 22 कूलम एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि एनटीए जो है वो नीट एंड जेई के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। चलो अब इसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2023 में पूछा गया, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो स्टार्टिंग में आना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, मोबिलिटी एंड ऐसे बहुत सारे है ना कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सीधा सा तरीका है, सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में बैठ के उन फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको क्या करना है कि सिंपली इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उनको आप लोग लिख लो, तो उसके आपकी अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन को समझने की है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी एंड आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ठीक है। द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर विथ सेम मटेरियल and same length but double the area of cross section, the applied voltage remains same, what is the new drift velocity, हमें बतानी है। अब देखो सीधी सब हम लोग यहाँ पे दो केस की बात कर रहे हैं, केस 1 एंड यहाँ पे बनाएंगे हम लोग केस 2। केस 1 के अंदर जो हमारा कंडक्टर है उसका रेजिस्टिविटी हम लोग रो मान लेते हैं, लेंथ एल मान लेते हैं, एरिया कितना है ए, एंड वोल्टेज कितनी है जिसके जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, वी है। सेकंड केस में यहाँ पे बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन एरिया जो है ना उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर रिमेन सेम, एरिया को डबल कर दिया, मतलब एरिया कितना हो गया 2a एंड वेलोसिटी यहाँ पे सॉरी वोल्टेज यहाँ पे कितना है, v वोल्टेज है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, I इज इक्वल टू NEA VD, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है। पहली बात, अगर हम लोग इस करंट की बात करें तो करंट को क्या लिख सकता हूं मैं, V बाई R इज इक्वल टू NEA VD, ऐसे लिख सकता हूं करंट को, क्योंकि वोल्टेज यहां पे सेम है तो करंट तो सेम नहीं रहने वाली, वोल्टेज को सेम रखा है, हम लोग छेड़खानी करेंगे कंडक्टर के साथ में तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिसकी वजह से करंट भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, VD इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई NEAR, क्या लिख सकता हूं, VD इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई NEAR एंड R की वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल टू होता है रो L बाई एरिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, VD इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई NEA इंटू रो L बाई एरिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड VD हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, V डिवाइडेड बाई NE रो L, ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, VD की वैल्यू आ रही है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे VD निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे VD कितना आएगा, तो सबसे पहली बात तो VD इज इक्वल टू, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, V डिवाइडेड बाई यहां पे कितना आ जाएगा NEA एंड यहां पे आ जाएगा हमारे पास में एक मिनट, NEA यहां पे एरिया कितना आएगा 2a आएगा। चलो मैं इसको आना थोड़ा फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पे ध्यान से देखो, हम लोग क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू NEA कितना है यहाँ पे 2a इंटू VD डेस, हमें ये VD डेस बताना है इसकी फॉर्म में, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, V बाई R इज इक्वल टू NE 2a इंटू VD डेस। तो यहाँ पे हम लोग R की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, V डिवाइडेड बाई R, वोल्टेज सेम, वोल्टेज तो सेम है, R को क्या लिख सकते हैं, रो L डिवाइडेड बाई 2a, एरिया यहाँ पे डबल हो गया ना, रो L बाई a होता है, इज इक्वल टू NE एंड यहाँ पे 2a इंटू VD डेस। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जब ये 2a ऊपर जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट VD डेस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई NE रो L एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, VD, ये किसके इक्वल आ रहा है, VD के इक्वल आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, जो कि 2021 के अंदर पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड रेजिस्टिविटी रो इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, बैटरी के टर्मिनल के बीच में है, ठीक है। ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज डेवलप्ड बिटवीन एंड्स, चलो causing an electric current, ओके, कोई ना कोई करंट फ्लो कर रही है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल इज डबल्ड, अगर हम लोग लेंथ को डबल कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाल्व्ड, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट करंट, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट करंट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले करंट क्या होती है ना, यहाँ पे भी हमारे पास में दो केस बन रहे हैं, केस 1 एंड यहाँ पे बन रहा है केस 2। तो हमारे पास में कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टिविटी यहाँ पे कितनी है, रो है।
तो इससे हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ जाएगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज है, तो हमें उसमें बहने वाली करंट आ जाएगी कि उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R, तो I इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई V, एक मिनट, हाँ V डिवाइडेड बाई R है ना, तो V डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए, सो वी विल गेट I इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाई रो एल। ये करंट आ रही है हमारी फर्स्ट केस में। सेकंड केस में यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड केस में इसके अंदर लेंथ को यहाँ पे क्या कर दिया, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज सेम ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब यहाँ पे रो सेम है, लेंथ को यहाँ पे 2L कर दिया, एरिया को यहाँ पे A/2 कर दिया, वोल्टेज यहाँ पे सेम है, तो हमारी करंट कितनी आएगी, तो करंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे V डिवाइडेड बाई आर डेस। आर डेस क्या है, न्यू, तो आर डेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो सेम है 2L डिवाइडेड बाई A/2, तो यहाँ पे आर डेस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 रो L बाई ए, तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई 4 रो L बाई ए, तो I डेस, ये I डेस आएगा, I डेस इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा वी ए डिवाइडेड बाई 4 रो एल, एंड ये वाली किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसकी है, आई की, तो आई डेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई बाई 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग है ना बचे हुए क्वेश्चन है ना उनको भी डिस्कस करते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ये वाला जेईई मेन 21 में पूछा गया है, ये 23 के अंदर पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग 24 वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करूंगा जो स्टार्टिंग की थ्योरी होती है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी जाती है, मोबिलिटी की बात करी जाती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखना। एंड इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत सारी कॉन्सेप्ट तो बार बार रिपीट हुई है, एंड इस टाइप की जो क्वेश्चंस है वो एनटीए पूछ रहा है, जेईई मेंस के अंदर भी, नीट के अंदर भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल, तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे कितना दिया गया है, 0.04 मीटर स्क्वायर। ओके, एट एवरी पॉइंट, सो हर एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज एट एन एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है सारी की सारी लिख लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड उस रिक्वायरमेंट तक हम लोग पहुंच कैसे सकते हैं, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, विद द यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ में जो जे वेक्टर है, देखो करंट डेंसिटी वेक्टर क्या होता है, जे होता है, एंड जे इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई बाई ए लिख सकते हैं, एंड इसको वेक्टर फॉर्म में आप लोगों को पता होगा, इसलिए लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आ जाएगा जे ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, जहां पे करंट जो होती है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, एंड जो जे होता है उसको एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो जे है ना, इस एरिया के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, जो हमें यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, एंड यहाँ पे रो हमें कितना गिवन है, 44 इंटू 10⁻⁻⁸, ये हमें गिवन है। तो भाई हमें चाहिए यहाँ पे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैसे निकालेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैसे पहुंचेंगे। तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि हमारे पास में एक कंडक्टर है, यहाँ पे कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का कुछ इस तरीके से, इसकी यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ए गिवन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, इसका रो दिया है हमें, एंड इसमें से बहने वाली करंट पता है, करंट कितनी है। ओके, अब देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक रिलेशन तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। इससे क्या होगा, हमें यहाँ पे जे की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि करंट दिया गया है, एरिया दिया गया है, थीटा दिया है, तो जे की वैल्यू मिल जाएगी। अब सवाल यह आता है कि जे की वैल्यू का क्या करेंगे, देखो हमें निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू या फिर जे इज इक्वल टू सिग्मा ई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हो, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, जहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है यहाँ पे कंडक्टिविटी, रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी, एंड 1 बाई रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है, सिग्मा होता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, मुझे ई निकालना है, तो ई इज इक्वल टू क्या मैं जे बाई सिग्मा लिख सकता हूँ, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो होता है, तो अगर मैं 1 बाई रो पुट करूंगा तो ई इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, जे इंटू रो, हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो सारी वैल्यू पुट करेंगे, जे की वैल्यू हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आई डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, तो हमारे पास में आ जाएगा रो इंटू आई डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू रो की कितनी वैल्यू दी गई है,
44 इंटू 10⁻⁸ इंटू करंट कितना दिया गया है 5 डिवाइडेड बाई हमें यहाँ पे एरिया कितना दिया गया है, एरिया यहाँ पे 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, सॉरी मीटर स्क्वायर में ही दिया गया है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद में cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना हो गया 1/2, ये 2 यहाँ पे ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 442, इससे मल्टीप्लाई होगा 10 बनेगा, 10 को 440 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻⁸ एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.04। तो हम लोग इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ना, चलो इधर ही लिख देता हूं। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 440 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁸, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग E इज इक्वल टू, देखो ये 10⁻³ है, तो यहाँ पे 10⁻5 बचेगा केवल, सो 44/4 इंटू 10⁻⁵, तो E इज इक्वल टू 11 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट बाई कुलम। ओके, क्या आ जाएगा, सॉरी वोल्ट बाई मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, या न्यूटन बाई कुलम भी लिख सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से डील करना है। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर ये समझो कि उस रिक्वायरमेंट तक पहुंचने के लिए हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। चलो, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पे क्या दिया गया है, ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर कैरीज ए करंट 2 एम्पियर, तो आई हमारा कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। व्हेन 3.4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, तो वोल्टेज यहां पे कितना दिया गया 3.4 वोल्टेज हमें यहां पे दिया गया है। द मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर इज, मास हमें यहां पे कितना दिया गया है m इज इक्वल टू 8.92 इंटू 10⁻³ kg एंड डेंसिटी, यहां पे डेंसिटी को मैं d से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो d कितना आएगा 8.92 इंटू 10⁻³ एंड kg पर मीटर क्यूब यहां पे मुझे दिया गया है। फिर उसके बाद में रो हमें दिया गया है, रो यहां पे रेजिस्टिविटी है, तो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर हमें रेजिस्टिविटी यहां पे दी गई है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ बतानी है। ध्यान से समझो, यहां पे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, करंट दी गई है, ठीक है, एक वायर है, उसमें बहने वाली करंट कितना हम लोग वहां पे वोल्टेज लगाएंगे तब 3.4 वोल्टेज लगाएंगे तब, इसका मतलब हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू V बाई I, तो V कितना है हमारे पास में 3.4 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 1.7 ओम, हमारा R कितना आ गया 1.7 ओम। अब सवाल ये आता है कि R हमें पता है कितना, R होता है रो L बाई A, क्या तो रो L बाई A, लेकिन L तो यहाँ पे लेंथ है जो हमें फाइंड आउट करनी है, R पता है, रो पता है, लेकिन हमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं पता कि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मान लो इस इक्वेशन को मैं L से मल्टीप्लाई कर दूं एंड L से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में क्या बनेगा, रो L स्क्वायर बाई A इंटू L को क्या मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं, A इंटू L को क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम लिख सकता हूं। एंड मुझे पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, क्या लिख सकता हूं, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी m बाई डी, डी यहां पे डेंसिटी है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे वॉल्यूम की जगह पे, तो रो L स्क्वायर बाई यहां पे m एंड इंटू डी ऊपर आ जाएगा। ओके, अब हमें तो L चाहिए ना, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मास इंटू R डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी इंटू डेंसिटी हमारे पास में आ जाएगा। अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, मास कितना दिया गया यहाँ पे 8.92 इंटू 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस कितना आया भाई 1.7 डिवाइडेड बाई हमारे पास में रो कितना है, रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸ एंड यहां पे डी कितना दिया गया है 8.92 इंटू 10⁻⁵। अब देखो यहां पे इससे तो इसको उड़ा देंगे एंड यहां पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, या एक काम करते हैं इनको ऊपर लेते हैं, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 10⁻² तो +8 हो जाएगा, इंटू ये प्लस ऊपर आएगा तो 10⁻⁻6, तो ऐसे करके हमारे पास में 100 आएगा, तो L कितना आ गया 10 मीटर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, इस तरीके से आप लोग ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई अगर मेरे पास में रेजिस्टेंस ये है, मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए मुझे क्या गिवन है, तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को वॉल्यूम बना दूं तो वॉल्यूम तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि मास भी दिया गया है, डेंसिटी भी दी गई है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग इजीली वायर का। ओके, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, तो ये दोनों ही क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है एंड इस टाइप के क्वेश्चन है ना आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे,
नीट के अंदर भी बहुत सारे मिल जाएंगे एंड जेईई मेन के अंदर भी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन है ना एनटीए बहुत बार पूछता है। ओके, तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना ही आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एंड आप लोग नहीं कर पाते हैं तो बहुत रिग्रेट होता है उसके बाद में। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें क्या है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू ए ट्रायंगुलर पिरामिड एज शोन इन द फिगर विथ ईच सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ। ओके, हर एक सेगमेंट जो है हमारे पास में एक एल लेंथ का वायर है, उसके हमने यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस है, तो 6 टुकड़े किए इक्वल इक्वल, एंड हर एक रेजिस्टेंस जो वायर है उसका रेजिस्टेंस सेम होगा। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये स्मॉल आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर कितना हो गया, 5, ये 6। तो अगर टोटल आर है एंड हमें इसको 6 इक्वल पार्ट में तोड़ना है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई 6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। ओके, हमें बताना है कि ए एंड बी के बीच में है ना आर इक्विवेलेंट कितना होगा। ध्यान से समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग आने से देखो सिमेट्री है कि नहीं है। अगर हम लोग इस पिरामिड का 2D डायग्राम कंसीडर करेंगे तो यही 2D डायग्राम होगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के इधर एंड इधर ये जो डायग्राम है सेम है, तो ये मिरर इमेज है, मतलब इधर वाले का इधर मिरर इमेज है। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है ना, उनके पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम। जैसे ये वाला पॉइंट है एंड ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब यहां से कोई भी इसके इस वायर जो ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, एंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी कंसीडर कर सकते हो आप, ये वाला है ना, ये वाला देखो, ध्यान से देखो, ये वाला, इसको एक व्हीटस्टोन ब्रिज कंसीडर कर सकते हो। एंड हमें पता है आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है एंड उसमें इस यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ना सर्किट से क्या कर सकते हैं, ऐसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही इसको सर्किट से रिमूव करेंगे, अब हमारा डायग्राम बहुत आसान हो गया। अब देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो इनका 2R हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का कितना हो गया, 2R हो जाएगा। एंड ये दोनों भी सीरीज में है, तो इनका भी कितना हो गया, 2R। ये तीनों किसमें है, पैरेलल के अंदर है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। ओके, अब देखो 2R ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका R हो जाएगा। एंड R ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे इन दोनों का ना, ये दोनों पैरेलल में 2R तो इनका R हो गया, एंड R पैरेलल में है, तो हमारा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/R आएगा। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे R/2 आ जाएगा, एंड R की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिया, R/6, तो R/12, एंड हमारा यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत इजी क्वेश्चन भी है। ध्यान से समझना, जनरल इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछा गया है एग्जाम के अंदर। हमें यहाँ पे सर्किट कुछ ऐसा दिया गया है, बताओ यहाँ पे कितनी करंट फ्लो करेगी बैटरी से, वो बताना है। देखो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या कंसीडर करना है, बैटरी जो है ना, इधर वाला टर्मिनल आपको 6 मान लेना है, इधर वाला टर्मिनल कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ये वाला पोटेंशियल 0। अब देखो ये कंडक्टिंग वायर है, एंड एक कंडक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 होगा। यहाँ का पोटेंशियल 6 है, तो ये 6 होगा, एंड ये पॉइंट भी 6 पोटेंशियल पे होगा। अब देखो ये कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 6 होगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस है, ये कितने पोटेंशियल के बीच में है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 - 0, दैट इज कितना है, 6। यहाँ पे भी कितना है, 6, यहाँ पे भी कितना है, 6। एंड हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो पैरेलल के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब इस डायग्राम को ना मैं ऐसा बना सकता हूं, ध्यान से देखना, इधर ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, एंड ये भी कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। एंड ये किससे कनेक्टेड है, एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। कितनी वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी से। तो यहाँ पे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस है ना, हमारे किसमें हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए। एंड इनका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, R/3, दैट इज 9/3। तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, 3 ओम। आप लोगों को पता होगा कि पैरेलल के अंदर जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं, तो R इक्विवेलेंट जो होता है ना, R/N होता है, एंड N की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3। ओके, अगर रेजिस्टेंस सारे के सारे सेम है तो अब देखो यहां से बहने वाली करंट बता सकते हैं भाई, यहाँ पे I कितना आएगा, I इज इक्वल टू 6/R इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 2 एम्पियर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, एंड इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ना जो PYQ है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने ये वाला एक्सप्लेन कर दिया। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग है ना 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे A एंड B। ये वाला 22 में पूछा है, ये वाला 21 के अंदर पूछा गया है। दोनों है ना एक तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए कि जहां पे हमें रेजिस्टेंस देता है एंड बोलता है कि ये 3 या 4 रेजिस्टेंस है,
और इनको किस तरीके से हम लोग अरेंज करें, मतलब कितनों को सीरीज में रखें, कितनों को पैरेलल में रखें, ताकि हमें फाइनली ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस ए एंड बी एंड सी सो दैट 22/3 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास में आना एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक है 3 ओम एंड एक है 6 ओम एंड आर इक्विवेलेंट, इनका हम कैसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि आर इक्विवेलेंट आ जाए 22/3 एंड ये कितना हो जाएगा 7.33 इतना आएगा। ओके अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो 7.33 आएगा। अब देखो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो हमारे पास में R1 R2 R3 ऐसे करके R4 मतलब 4 रेजिस्टेंस लेट से फॉर एग्जांपल, अगर आप इन चारों को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो इक्विवेलेंट आता है ना, ध्यान से समझना अभी जब मैं बोल रहा हूं, अगर आप इन चारों को सीरीज में करते हो तो इक्विवेलेंट इनमें से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा ना उससे भी बड़ा आएगा। ठीक है, ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा काम में आती है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पे अगर इन चारों रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट इनमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आएगा। एंड अगर इनको आप लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इन 4 रेजिस्टेंस को, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है ना उससे भी छोटा आएगा। तो ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एक्चुअल में एग्जैक्ट कोई इसकी कैलकुलेशन नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो 2 है, 3 है, 6 है। अब देखो हमारा इक्विवेलेंट 7.33 के आसपास में है। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं इन दोनों को किस में कनेक्ट करता हूं, इन दोनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, फिर इसके साथ में सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो अगर इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट आएगा कितना आएगा, ये 9 + 2 11 आ जाएगा। तो सीरीज में तो नहीं कर सकते, फिर पैरेलल में करोगे, अगर इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो जैसा मैंने बताया इक्विवेलेंट होगा ना वो 2 से भी छोटा आएगा, सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। ठीक है, अब देखो तो इसका मतलब किन्हीं दो को पैरेलल में करना पड़ेगा फिर उसको सीरीज में करना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों को हम लोग पैरेलल में ट्राई करते हैं। तो पैरेलल में अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे हम लोग तो हमारा सिस्टम कुछ बनेगा ऐसा। ओके एंड इसके साथ में हम लोग 6 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है। अब देखते हैं इसका कितना आता है। तो यहां पे देखो कितना आ रहा है, 2 × 3 / 5 ओके प्लस 6। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6/5 + 6 एंड यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, एक मिनट कुछ गलती तो नहीं होगी, 2 × 3 अच्छा 1 मिनट, ये 4 है ना, ये 4 है, ये थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, ये 4 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 4 एंड यहाँ पे आएगा 6। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 8/6 एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 + 6। तो इसको करेंगे 18 22/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके तो बेसिकली हम लोग है ना इन दो को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एंड इन दो को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 6 वाले को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे इसके साथ में। तो इस तरीके से हमारा ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ऑप्शन में मतलब आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन होंगे तो वहां पे आप लोग देख के आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस है, 2 ओम 4 ओम 6 ओम एंड 8 ओम, इस तरीके से हमारे पास में रेजिस्टेंस है। अब हमें बताना है कि कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि हमें यहाँ पे ये वाला जो है ना ये वाला इक्विवेलेंट मिल जाए। तो इक्विवेलेंट कितना, देखो इसको आना लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 46/3। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 42 होता है ना, 42 4 45 15.33 ओम इतना आएगा हमारा आर इक्विवेलेंट। ओके 46/3 तो 15.33 समथिंग आएगा। अब देखो हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करें, ध्यान से देखना। अगर आप लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया, ध्यान से समझना, अगर इन दोनों को सीरीज में किया तो 10 आएगा एंड इन दोनों को अगर पैरेलल में किया तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 से भी छोटा आएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो मतलब 2 से भी छोटा आएगा मतलब ये तो 12 से छोटा रह जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर इन दोनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं एंड इन दोनों को सीरीज में करता हूं, देखो इन दोनों को सीरीज में करेंगे तो 14 आएगा एंड 14 में हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये 2 है हमारे पास में, ये 4 है 4 एंड यहाँ पे ये 6 है एंड ये हमारे पास में कितना है 8। तो यहाँ पे इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 × 4 / 6 दैट इज कितना आ जाएगा 4/3 एंड प्लस 6 + 8 ये कर देंगे क्योंकि ये सीरीज में है। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक काम करते हैं 14 + 4/3, तो यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 42 + 4 ये आ जाएगा 46/3। तो ये वाला सही कॉम्बिनेशन होगा ताकि हमें यहाँ पे 46/3 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल सके। ओके तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे अप्रोच करना है। आपके सामने जब ऑप्शंस होंगे ना तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके
ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 2025 में पूछा गया है। यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम दिए गए हैं, मतलब ये ऑप्शंस हैं एंड ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए। ओके अब यहाँ पे आना आप लोगों को कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिंपल आना जो मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास में बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं और अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है। एंड जब हमारे पास में रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी कम आता है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन हमें R1 R2 R3 की वैल्यू यहाँ पे, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस सेम है 5 ओम। R4 हमारे पास में कितना है 10 ओम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट सर्किट टू गेट ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। हमें 6 ओम। अब देखो अगर आपको आइडिया नहीं है, जो मैंने आपको बताया, अगर वो याद नहीं है, ध्यान में नहीं है, तो आपको हर एक को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचो तो आप लोग है ना बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये R3 कितना है, R3 हमारे पास में 5 है। R3 की वैल्यू कितनी है 5 ओम। हमारा R इक्विवेलेंट कितना है, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए भाई 6 ओम, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए। तो यहाँ पे R3 कितना है 5 ओम है। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 5 5 है ना 10 एंड 10 एंड 10 कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 है, ये 5 है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 5 से भी छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ये पैरेलल के अंदर है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट चाहिए 6। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, तो ये दोनों मिलके हो गए 10 एंड ये कितना हो गया 5 5 एंड ये कितना हो गया 10, तो ये दोनों मिलके हो गए 15। तो अब देखो यहाँ पे जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो 10 से छोटा आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है ना, इससे छोटा आएगा, इससे छोटा ये है, तो ये यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम लोग चेक करते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 into 15 डिवाइडेड बाई 10 plus 15। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 plus R2। ये वाला फॉर्मूला जब पैरेलल में होता है तो यूज करते हैं दो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 25 एंड आपको बताइए कितना आता है 6। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वाला सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सारे के सारे किसमें है, पैरेलल के अंदर है। तो सारे के सारे पैरेलल के अंदर है, R इक्विवेलेंट सबसे छोटे से भी छोटा आएगा एंड सबसे छोटा रेजिस्टेंस यहाँ पे 5 ओम है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट 5 एम से भी छोटा आएगा, तो 6 आने का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 10, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे भी R इक्विवेलेंट 5 से भी छोटा आएगा, तो यहाँ पे भी कोई सवाल खड़ा नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अब इसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 2025 में पूछा गया है। तो बेसिकली ये आरसी सर्किट का क्वेश्चन है और आरसी सर्किट के बारे में आप लोगों को पता होगा। आरसी सर्किट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग करंट और कैपेसिटर वाले चैप्टर की बात करें, दोनों को मिला के कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसके अंदर यूज होती है। एंड अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो बहुत सारे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं आरसी सर्किट से, तो आपको वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो पता होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जेई मेन के अंदर एंड नीट के अंदर ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चन जो है ना वो इसी से बन जाते हैं। अगर आपको पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे जो कैपेसिटर होता है वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह, एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो कैपेसिटर जो होता है ना वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं पहले। यहाँ पे आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट्स रिलेवेंट टू द गिवन सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो एट द इंस्टेंट व्हेन की इज क्लोज्ड, दैट मींस जैसे ही इस की को हम लोग क्लोज करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे हमें बताना क्या होगा। ओके अब देखो आपको पता होना चाहिए, ये एक आरसी सर्किट है, इसका कैपेसिटेंस C मान लेते हैं। आरसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC। ये वाली इक्वेशन होती है जहां पे Q नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास में CV। Q नॉट की वैल्यू क्या होती है, CV होती है। एंड आपको पता होगा कि t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये कैपेसिटर है ना एक स्ट्रेट वायर की तरह काम करता है। स्ट्रेट वायर मतलब कंडक्टिंग वायर, या आप लोग शॉर्ट सर्किट बोल सकते हो। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग इसको एक इस तरीके से कंप्लीट वायर मान सकते हैं। तो A एंड B पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, सेम। यहाँ पे इनके अक्रॉस A एंड B के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, पहला देयर विल बी नो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह है तो करंट तो फ्लो करेगी ना, रेजिस्टेंस से बैटरी है तो करंट फ्लो करेगी। एंड t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो 0 होता है, एंड सर्किट के अंदर जो करंट होती है ना वो मैक्सिमम करंट होती है। कितनी होती है, मैक्सिमम करंट। एंड अगर मैं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करूं तो चार्ज जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है एंड करंट कितनी होती है,
जीरो और आप लोग बोल सकते हो मिनिमम करंट होती है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर। यस, देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है। अब हमारे पास में सी पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ए एंड बी इज मिनिमम। मिनिमम मतलब जीरो है, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। एंड इस केस में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। फिर आ जाते हैं डी पॉइंट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स इज मिनिमम। कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज है, मिनिमम चार्ज है ना। यहाँ पे करंट मैक्सिमम होती है लेकिन चार्ज यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम। तो हमारा ये वाला डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है एंड इसके अंदर भी हम लोग है ना दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दोनों 2019 के अंदर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, हमें ए आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट दे रखा है, पास थ्रू ए कॉपर कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओके, ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 mm, रेडियस कितनी दे रखी है, 5 mm दे रखी है। एंड फाइंड द मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, एंड यहाँ पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट मोबिलिटी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना कि मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई ई का रेशियो। क्या होता है, वीडी बाई ई का रेशियो क्या होता है, हमारी मोबिलिटी होता है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी दिया गया है, यहाँ पे आर दिया गया है, आर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अब सोचो ई हम लोग यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे ई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आई हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, J बाई सिग्मा। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, J बाई सिग्मा, जहां पे करंट डेंसिटी है, सिग्मा यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी है। एंड वन हमें पता है कि 1 बाई सिग्मा जो होता है वो रो के इक्वल होता है, तो क्या इसको लिख सकता हूं J इंटू रो। एंड J क्या होता है, करंट बाई एरिया, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I बाई पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, रो, इंटू कितना आ जाएगा, रो हमारे पास में आ जाएगा। अब है ना हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे E चाहिए हमें बेसिकली म्यू चाहिए। तो म्यू के लिए अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं मैं, तो मेरे पास में म्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, म्यू इज इक्वल टू VD डिवाइडेड बाई आई रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू VD कितना है हमारे पास में 1.1 इंटू 10⁻³ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियस हमें 5 mm दे रखा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग SI में लिखेंगे तो 5 mm को 5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई करंट कितना दे रखा है यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 हमारे पास में आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो हम लोग यहाँ पे ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1.1 इंटू पाई इंटू 10⁻, ये -9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10⁻, यहाँ पे -8, ये ऊपर आएगा -8। तो हमारे पास में म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.7, ये -8 ऊपर आएगा तो यहाँ पे ये +8 हो जाएगा, तो -9 + 8 -10⁻1 बचेगा, उसको नीचे लेके आ जाएंगे तो ये इंटू 10 कर देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 5.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 17 हमारे पास में आ जाएगा। एंड इसको आप लोग सोल्व करोगे ना तो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है ना, हमारा आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ओके, तो आई होप आप लोगों को यह वाला जो सॉल्यूशन है ना ये समझ में आया होगा। अब हम लोग है ना ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बी पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। तो बी पार्ट में देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालने की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, आई थिंक ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी V। ओके, हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन करंट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर एंड करंट फ्लोज इन ए कॉपर वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया गया है
5 mm² है, तो इसको मैं लिख दूंगा 5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, इज v, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्वेश्चन के अंदर v दे रखी है। देन वी हैव टू फाइंड इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज दिस, देन वैल्यू ऑफ v। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एंड इसकी वैल्यू स्मॉल n, ये कितना दे रखा है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ये हमें दे रखा है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू NEA VD। तो हमें VD निकालना है, तो VD इज इक्वल टू I बाई NEA। तो यहाँ पे VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, I कितना दे रखा है 1.5 डिवाइडेड बाई N कितना दे रखा है 9 × 10⁻28 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 एंड इंटू A कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 × 10⁻⁻6। तो इस इक्वेशन को आप लोग सोल्व कर लोगे तो आप लोगों के पास में V आ जाएगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, वैसे मैं लेना नहीं चाहता था, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे। ओके, चलो अब हम लोग है ना इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मुझे याद है कि उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने ना एक बार एक शॉर्ट भी डाली थी यूट्यूब के ऊपर, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। ओके, तो हम लोग है ना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, एंड सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, यहाँ पे A एंड B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है। ओके, तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, डायग्राम तो दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ओके, तो देखो इसको सोल्व करने का एक ही तरीका सिखाऊंगा आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फिर कभी आए, चाहे मेंस के अंदर आए, चाहे एडवांस के अंदर आए, चाहे नीट के अंदर आए, आप लोगों को वही तरीका फॉलो करना है। क्या तरीका है, ध्यान से देखना। अगर मान लो देखो यहाँ पे ये उठा हुआ है, मतलब ये वाला वायर टच नहीं कर रहा है, ये मतलब होता है इसका। ओके, तो अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल मैं Vx मान लूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी Vx होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ का पोटेंशियल Vy मान लूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा Vy। ओके, अब देखो ये दोनों पोटेंशियल किसके बीच में है, Vx एंड Vy के बीच में है। इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों सीरीज के अंदर हो गए, एंड सीरीज के अंदर हो गए कितना बना लेंगे 15 ओम। 4 प्लस 11 कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही ये दोनों रेजिस्टेंस किसके बीच में, Vx एंड Vy के बीच में है, तो ये दोनों भी मिलके कितना बना लेंगे यहाँ पे 15 ओम। सेम ये दोनों Vx एंड Vy के बीच में है, तो इनका भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 ओम हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाला है ना, ये वाला रेजिस्टेंस अलग है, ये वाला रेजिस्टेंस अलग है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, ये वाला 15 ओम, ये वाला 15 ओम एंड ये वाला 15 ओम, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ पे भी Vx माइनस Vy है, यहाँ पे भी Vx माइनस Vy है, यहाँ पे भी Vx माइनस Vy है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो यहाँ पे ये वाला तीनों के तीनों किसके बीच, मतलब ये किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो मतलब ये तीनों के तीनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। मेरी बात समझ में आ गई। अब आना एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल VB मान लेते हैं, एंड इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, VA। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट बनाएंगे। एक पॉइंट मैंने बना लिया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा और VA, इस वाले पॉइंट को बोल दूंगा मैं VB, यहाँ पे हो जाएगा Vx एंड यहाँ पे मान लेते हैं Vy। अब ध्यान से देखो, ये वाला 6 ओम किसके बीच में है, VA एंड Vy के बीच में है। तो VA एंड Vy के बीच में हम लोगों के पास में आना है एक 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये वाला 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया। इस सर्किट को हम लोग है ना रिड्यूस कर रहे हैं। ये वाला किसके बीच में है 8 ओम, ये वाला Vx एंड VB के बीच में है। तो Vx एंड VB के बीच में यहाँ पे मेरे पास में कितना है 8 ओम, कितना है 8 ओम। ओके, अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये है कि ये तीनों, ये 15 ओम, ये 15 ओम, ये 15 ओम, ये सारे के सारे किसके बीच में है, Vx एंड Vy के बीच में है। तो हमारे पास में Vx एंड Vy के बीच में 3 रेजिस्टेंस हैं, एंड तीनों के तीनों किसमें है, पैरेलल के अंदर है, कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में पैरेलल के अंदर है, ऐसे। मेरी बात समझ में आ गई। ये वाला 15 है, ये वाला भी 15 है, ये वाला भी 15 है, तीनों के तीनों पैरेलल में है। इसका मतलब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 15/3, दैट इज 5 ओम। कितना आ जाएगा 5 ओम। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इनका, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा, एक ही रेजिस्टेंस होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 ओम। हमें ए और बी के बीच में क्या चाहिए, हमें इक्विवेलेंट चाहिए। तो अब हमारा डायग्राम आना कुछ ऐसा बन जाएगा, ये VB है, ये VA है, ये Vx है, एंड ये क्या Vy, ये 5 6 एंड ये कितना हो जाएगा 8। ओके, अब ये सारे के सारे किसमें है, सीरीज के अंदर है। तो हमारा R इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, A एंड B के बीच में 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, 11 + 8 कितना हो जाएगा 6 + 5 + 8,
तो 11 प्लस 8 दैट इज 19 ओम इज द फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये डायग्राम देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब आप इस तरीके से पोटेंशियल मान के इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरीके से रिड्यूस करके आप लोग फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आज के लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपने यहां तक लेक्चर को देखा ना, तो मैं बोलूंगा कि इस लेक्चर को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। एंड ना, डोंट फॉरगेट टू फॉलो द 75 डे हार्ट चैलेंज सीरीज, जहां पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे टिल योर एग्जाम। ओके,